हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है जी सत्ता की साझेदारी। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं विद नोट्स। तो यानी आपको दिखा देता हूं, मैं ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिख रहे हैं ना, इसके साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं पहले ही समझा चुका हूँ। और मैं इस चैप्टर के हिंदी में, ठीक है, एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो एमसीक्यू मिल जाते हैं, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एमसीक्यू नहीं मिलते, जिनकी एसएसटी हिंदी में है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड करे हैं, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। ओके और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका मान लो सब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव यानी अगर लिखने वाला एग्जाम है ना, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके जो एग्जाम में एमसीक्यू तो आ रहे हैं, बट उनके साथ में लिखने का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं हर एक चैप्टर के, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीट होते ही होते हैं, है ना, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, उनकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स के साथ जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है उसका भी, साथ में आपके एमसीक्यू का भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर अब एग्जाम पास है तो आप रिवीजन वीडियो बनाओ, और रिवीजन वीडियो आप नोट्स से मत बनाना, क्योंकि नोट्स से अगर आप रिवीजन वीडियो बनाओगे तो फिर तो वो सेम हो जाएगी, जो आपने नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर रखे हैं वो तो सेम हो जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है। तो बच्चों ने बोला कि सर इस बार है ना, जो आप वीडियो बनाओ वो फुल एंड फाइनल रखना, और वो बुक की पीडीएफ के साथ बनाना। ठीक है, मतलब बुक की पीडीएफ से 2 फायदे होंगे। एक तो सर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा कि जी हाँ, हमने बुक की एक एक लाइन से सब कुछ कर रखा है, अच्छे से कर रखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने बुक है ना, ये जो चैप्टर है हमारा उसको बिल्कुल रंग बिरंगा कर रखा है। ये देखो, हर एक चीज़ मैंने अंडरलाइन कर रखी है ताकि कुछ भी ना छूटे। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये होगा कि जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस आते रहेंगे, है ना, जब हम नोट्स बनाते हैं तो बॉक्सेस जो हैं थोड़े इग्नोर हो जाते हैं, बट इसके अंदर मैं वो आपको बॉक्सेस वगैरह, जो भी पिक्चर वगैरह होगी, वो साथ साथ ही समझाते रहूँगा। ओके और मैं आपको बता दूँ, इतिहास का पहला चैप्टर है ना, उसकी मैं रिवीजन वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, बट अगर आपका एग्जाम पास है और एमसीक्यू आ रहे हैं तो एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव की वीडियो देख लेना। अगर मान लो कल या परसों एग्जाम है, अगर थोड़ा टाइम है तो ये रिवीजन वीडियो ज़रूर देखना। चलो जी, बात बहुत हो गई, अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। ओके तो चैप्टर का नाम है जी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सबसे पहले तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? सत्ता को बांटना, इसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑल दो एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, बट जैसे मैंने बोला हर एक चीज़ समझाऊंगा, तो ये एग्जांपल मैं दोबारा दे रहा हूँ। मान लो आप और आपका भाई है, ठीक है, आप अगर कोई गलत काम करते हो ना तो आपको मारा जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। और सेम गलत काम अगर आपका भाई या आपकी बहन करती है तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, प्यार से बोला जाता है कि बेटा ये काम मत करो। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि आपके और आपके भाई के बीच में सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं हो रखी, यानी पावर जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं है। आपके भाई के पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम पावर है, क्योंकि सेम काम आप करते हो तो आपको पिटाई पड़ती है, आपका भाई या आपकी बहन करती है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता, है ना। तो ये अभी तक तो सही है, अब तो सही चलेगा, बट एंड में धीरे धीरे चलते आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, एज बढ़ती जाएगी, तो एक दिन आप फट जाओगे मतलब आपका गुस्सा बिल्कुल सामने दिखेगा कि यार ये कुछ करते हैं तो उनको कुछ नहीं बोला जाता, मैं सेम काम करता हूं तो मेरे को डांटा और मारा क्यों जाता है। इससे कहीं ना कहीं आपके और आपके भाई के बीच में दरार पड़ जाएगी, है ना। और आप इसीलिए सत्ता की साझेदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा एक घरेलू एग्जांपल दिया, है ना, बट आप एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, एक देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। अगर सरकार सिर्फ एक जाति, एक धर्म के लोगों पे ध्यान दे और बाकी लोगों के धर्म की इज्जत ना करे और उनकी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश ना करे, तो क्या होगा? होंगे नहीं होंगे दंगे। जिनकी बात नहीं सुनेगी सरकार, वो तो बोलेंगे जी हमारी सुनो, और अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं एक दरार पड़ना शुरू हो जाएगी, खून खराबा होना स्टार्ट हो जाएगा देश में, है ना। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारे के सारे लोग सुख और शांति से एक देश में रह सके। ठीक है, तो चलो जी, जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं ना, तो ये देखो ये लाइन लिखी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर भी है ना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रखा है। विकेंद्रीकरण यानी आपको पता है ना, हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना, 3 हमारे अंग है। कौन कौन से? एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों में ना पावर बटी हुई है इक्वली। ठीक है, इक्वली ये पावर बटी हुई है। इसका मतलब में क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, विधायिका के अंदर जो हमारे पार्लियामेंट आते हैं ना, संसद भवन, संसद हो गया हमारा, और साथ में हमारा लोकसभा और राज्यसभा, ये विधायिका के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कानून बनाना। ओके, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जिसमें आईएएस आईपीएस आते हैं ना, जो कार्य यानी जो कानून बनाए उनको एग्जीक्यूट करते हैं, इंग्लिश में इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं।
ठीक है। तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसमें कोर्ट वगैरह और जज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय वगैरह देना। ठीक है, इन तीनों में हमारे देश के अंदर पावर बटी हुई है। हर लोकतांत्रिक देश में होता है, हर लोकतांत्रिक देश में आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलेगी। ठीक है, तो पावर जो है वो बटी हुई है। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये तीनों के तीनों इक्वली पावरफुल है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इक्वली पावरफुल कैसे है, बट ये तीनों के तीनों इक्वली पावरफुल है। कार्यपालिका कुछ गलत काम करती है तो विधायिका और न्यायपालिका उसको रोकती है, न्यायपालिका कुछ गलत काम करती है तो विधायिका और कार्यपालिका उसको रोकती है। तीनों एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे पर चेक रखते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आएगी, बट ये इंट्रोडक्शन दे रखा है, मेरे को कुछ छुड़वाना नहीं है, तो सब कुछ पढ़ाना है आपको, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया। बस इतना याद रखो कि भारत के अंदर है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें विभिन्न अंगों में भी पावर डिवाइडेड है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था, इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। ओके, और सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम ही पावर शेयरिंग है। ओके, तो इस चैप्टर में ना हम बेसिकली दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, जो है बेल्जियम और श्रीलंका। आपको दिख रहा होगा बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों में से एक देश, ठीक है, मतलब जो पावर शेयरिंग की, सत्ता की साझेदारी की प्रॉब्लम है ना, दोनों देशों में थी। दोनों देशों में एक ग्रुप के पास ज़्यादा पावर थी, एक ग्रुप के पास कम पावर थी। सरकार एक ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान देती थी, दूसरे पे कम ध्यान देती थी। ठीक है, और दोनों में ही प्रॉब्लम चल रही थी। दोनों में ही जो जिस पे ज़्यादा ध्यान देती थी, जिस पे कम ध्यान देती थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो सरकार ने, इनमें से एक देश ने सरकार में सत्ता की साझेदारी कर ली, यानी पावर दोनों में इक्वली बांट दी, और आज वहां पर बहुत ज़्यादा शांति है। और दूसरे देश ने आज भी वहां पर पावर जो है इक्वली नहीं बांटी, और इसलिए आज भी वहां पर दंगे होते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सबसे पहला ही बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले तो हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बता दूं मैं आपको, बेल्जियम है ना एक छोटा सा देश है जो है यूरोप में। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे पूरे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है। तो एक जो महाद्वीप है, जैसे कि आपको पता ही है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अपना एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारे महाद्वीप है। तो यूरोप का जो महाद्वीप है उसके अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। बहुत छोटा देश है, हरियाणा से भी छोटा है अपना। देखो, सोचने वाली बात है, हरियाणा जो है हमारे देश का एक राज्य है और वो बेल्जियम से बड़ा है। ठीक है, और मैं इसके पड़ोसी देश की अगर बात बता दूं कि बेल्जियम के आस पड़ोस में कौन से देश है, जो एग्जाम में पक्का आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो पूछा ही जाता है, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, ये चारों के चारों जो देश हैं ये ना नेबर कंट्री है, बेल्जियम के आसपास पड़ते हैं, याद रखना ये। और इसकी आबादी है ना सिर्फ 1 करोड़ है, बिल्कुल हरियाणा के आधी है। और इसकी जातीय बनावट है ना बहुत जटिल है। जातीय बनावट यानी अलग अलग मतलब शेयर्ड कल्चर। मैं इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है कि साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, यानी इनकी संस्कृति तो साझी है, मतलब है तो ये सारे के सारे बेल्जियम के निवासी, बट इनकी जो संस्कृति है उसमें सांस्कृतिक विभाजन हो रखा। जैसे कि मान लो भाषा के आधार पे अलग अलग बटे हुए हैं, इनकी संस्कृति सेम है बट एक सामाजिक विभाजन हो रखा है लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे बटे हुए हैं। ठीक है, कैसे बटे हुए हैं उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे बेल्जियम का मैप है। ठीक है, बेल्जियम में ना 2 बहुत बड़े बड़े राज्य है। ठीक है, स्टेट है। एक तो ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, येलो है ना, येलो ही दिख रहा है या लाइट ग्रीन मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड हूँ इसलिए, तो आई होप ये येलो ही होगा, मेरे को तो येलो ही लग रहा है। तो ऊपर वाला जो एरिया है वो है येलो, इसको कहते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या कहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र है, ये एरिया का नाम है। नीचे वाला जो रेड में दिख रहा है वो आपको, वो है जी वलोनिया। ठीक है, वलोनिया, ये पूरा का पूरा वलोनिया है, ऊपर वाला फ्लेमिश है। और ये जो दिख रहा है ना, ये है जी देश की राजधानी। क्या है, राजधानी। जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है ना, वैसे ही बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है जी, ये हमें समझ आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे बेल्जियम की जो 59% आबादी है ना, 59%, ठीक है, एक कम 60% जो आबादी है वो यहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। और वो कौन सी भाषा बोलती है, वो बोलती है जी डच भाषा। कौन सी भाषा बोलती है, डच भाषा। ओके, और जो हमारे यहाँ नीचे जो रेड में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है जी वलोनिया रीजन, और इसमें रहती है 40% लोग और वो बोलते हैं फ्रेंच। ठीक है, यानी डच ज़्यादा है, 59% डच हो गए, 49% कौन हो गए, सॉरी 40% हमारे फ्रेंच हो गए। और ये जो दिख रहा है ना चेक से, ये थोड़ा चेक दिख रहा है आपको पर्पल कलर से, इस पे जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं जी जर्मन भाषा। 1% ही है, ये हो गया ना, 59% डच हो गए, 40% हमारे फ्रेंच हो गए और 1% हमारे जर्मन हो गए ना 100%। चलो, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब ये जो राजधानी है ना, बेल्जियम की जो राजधानी है
जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर भी सारे के सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है ना, वो कहाँ से बनाए जाते हैं, राजधानी से बनाए जाते हैं, दिल्ली से बनाए जाते हैं, है ना, कानून वगैरह यहीं पारित होता है। तो वैसे ही बेल्जियम के अंदर जो भी कानून होता है ना, जो भी बनाई जाती है पॉलिसी वगैरह, वो भी ब्रुसेल्स से बनाई जाती है। और ब्रुसेल्स के अंदर एक दिक्कत है, ब्रुसेल्स के अंदर है ना फ्रेंच की आबादी है 80%, 80% आबादी है, और 20% है डच। पूरे के पूरे बेल्जियम में तो हमारे जो डच की संख्या है वो 59% है, बट क्योंकि हमारे डच राजधानी में सिर्फ 20% है और फ्रेंच जो है 80% है, इसीलिए के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है ना, वो जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती है वो हमेशा फ्रेंच लोगों को ही उसके फेवर में बनाई जाती है, फ्रेंच लोगों के को ही आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। और इसी वजह से जो फ्रेंच लोग हैं वो ज़्यादा अमीर है और जो हमारे जो डच लोग हैं वो गरीब हैं, और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती है। डच बोलते हैं यार अगर हम राजधानी में कम है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाओगे। इससे हमें साफ पता चलता है, इस एग्जांपल से बेल्जियम के केस से हमें साफ पता चलता है कि डच और फ्रेंच के बीच में पावर जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं है। फ्रेंच के पास ज़्यादा पावर है, वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि राजधानी के अंदर उनका प्रभुत्व है। ठीक है, चलो। और ये जो प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में, ये 1950 से 1960 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत होने लग गया था। ओके, चलो, यही बात लिखी हुई है कि 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40 जो परसेंट आबादी है वोलोनिया रीजन में रहती है, फ्रेंच बोलती है, और जो शेष है 1% वो जर्मन बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था जो फ्रेंच है वो अल्पसंख्यक है, उनकी तादाद कम है। उस 40% है ना, 59% तो हमारे डच है, बट फिर भी क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, फ्रेंच जो है वो आर्थिक विकास है ना और समृद्ध और ताकतवर है, बट जो हमारे डच है उनको आर्थिक विकास और शिक्षा वगैरह का लाभ है ना बहुत बाद में मिला। ठीक है, और इसी वजह से 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, थोड़ा दिक्कत होने लगी। डच बोलने लगे यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे लिए कोई काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, और डच बोलने वाले की संख्या जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। डच जो थे हमारे बेल्जियम में 59% थे, बट क्योंकि राजधानी में वो 20% थे, इसी के लिए उनके साथ कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे थे, उनके लिए काम नहीं हो रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें साफ पता चल गया कि बेल्जियम के अंदर जो डच है और जो फ्रेंच है उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, सत्ता की साझेदारी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। फ्रेंच के पास ज़्यादा पावर थी। अब ये देखना है कि उन्होंने पावर को बांटा या नहीं बांटा, शांति स्थापित हुई वो या नहीं हुई, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बट पहले दूसरे देश के बारे में देखते हैं जो कि है जी हमारा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपको पता ही है एक टापू देश है, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, हमारा इंडिया है ना, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया वी, तो ये नीचे की तरफ जो है ये हमारा श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल इंडिया के नीचे है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि इसकी भी आबादी जो है वो 2 करोड़ के करीब है, मतलब 2 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है देखो, 2 करोड़ की आबादी है, और बिल्कुल ये हमारे तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, यानी हमारे भारत में यहाँ पर है ना तमिलनाडु है। ठीक है, और नीचे ही ये अपना श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि तमिलनाडु नज़दीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो, तो अब क्या है कि यहाँ पर भी बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, श्रीलंका में भी बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे श्रीलंका की कुल आबादी है ना, उसका 74% यानी 74% जो लोग हैं वो हैं जी सिंहली। ठीक है, या सिन्हाला लोग हैं। वो सिन्हाला एक भाषा होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी भाषा है ना, वैसी सिन्हाला एक भाषा होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं श्रीलंका में जो 74% लोग हैं ना वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। ठीक है, और 18% जो लोग हैं वो बोलते हैं जी तमिल भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, श्रीलंका में भी तमिल बोली जाती है, हमारे भारत में भी बोली जाती है, श्रीलंका में भी तमिल भाषा बोली जाती है। ओके, और उनकी आबादी है जी 18%, यानी 18% लोग जो हैं वो तमिल बोलते हैं, 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और 18% जो तमिल है ना, उसमें से भी 2 टाइप के तमिल है। एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल, यानी जो पहले से ही श्रीलंका में रहते थे। ठीक है, मतलब बहुत पहले से उनके पूर्वज वगैरह भी श्रीलंका में रहते थे, वो थे जी 13%, यानी 18 में से 13% तो हमारे श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, और बाकी जो 5% बचे ना वो इंडियन तमिल थे, भारतीय तमिल थे, यानी भारत के तमिलनाडु में रहते थे। ओके, काम की तलाश में फिर वो श्रीलंका गए और फिर वहीं के होके रह गए, और फिर अपना जीवन वगैरह वहीं पर स्टार्ट किया वगैरह, बच्चे वगैरह हुए, तो वो इंडियन तमिल कहलाए। ठीक है, तो समझ आ गया ना आपको। 74% सिन्हाला हो गए, 18% तमिल हो गए, उसमें से भी 13% जो थे वो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, और 5% जो थे हमारे वो कौन थे, वो थे जी हमारे इंडियन हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, अब है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना।
जो हमारे 74%, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 74% जो लोग सिन्हाला बोलते थे ना, उनका जो धर्म था, ठीक है, वो था बुद्धिस्ट। ठीक है जी, उनका धर्म जो था वो बुद्धिस्ट था। ओके। 18% जो हमारे तमिल थे, जिसमें इंडियन तमिल और श्रीलंकाई तमिल दोनों आते थे ना, उनका धर्म हिंदू था और मुस्लिम था। ये मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा, बट आप समझ जाना, हिंदू था मुस्लिम था। एच लिख दूँ सिर्फ, ठीक है, माउस से बहुत डिफिकल्टी हो रही लिखने में, तो एच ही लिख देता हूँ, है ना, हिंदू या मुस्लिम थे। और अब आप बोलोगे सर ये 74% और 18%, ये तो 92 है, उसमें से 8% बाकी, और 8% का है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 7% थे, उस 8% में से जो 7% थे वो सिन्हाला भी बोलते थे और साथ में तमिल भी बोलते थे। 7% ऐसे लोग हैं हमारे श्रीलंका के अंदर जो तमिल भी बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं। ओके। और उनके धर्म की बात करें तो वो है जी क्रिश्चियन। क्या समझ आया? 74% जो बुद्धिस्ट है, 18% तमिल, 18% जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम है, 7% जो क्रिश्चियन है वो हमारे तमिल भी बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं, और 1% अदर है। ठीक है, मतलब कोई और भाषा बोलते हैं और किसी और धर्म के हैं। ठीक है, उनको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ याद रखना। चलो, ये बात हमें समझ आ गई। तो ये लिखा है सिन्हाली भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो बौद्ध धर्म से थे, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले में से कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, और 7% लोग ऐसे थे जो ईसाई धर्म को बिलोंग करते थे और जो तमिल और हमारी सिन्हली भाषा दोनों बोलते थे। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ आ गई। तो हमने दोनों कंट्री में देखा और कि श्रीलंका में भी अलग अलग जाति के लोग रहते थे और हमारे बेल्जियम में भी अलग अलग जाति के लोग रहते थे। ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, बेल्जियम में जो प्रॉब्लम थी वो डच भाषा और फ्रेंच भाषा के लोगों के बीच में थी। अब क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी जी? हमें बेल्जियम में तो समझ आ गया कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी राजधानी थी वहाँ पर जो फ्रेंच लोगों की संख्या थी ज़्यादा थी, वो भेदभाव करते थे, है ना, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाते थे, फ्रेंच लोगों के लिए सिर्फ। ओके, अब थोड़ा श्रीलंका का पढ़ते हैं कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, एक स्वतंत्र देश बना। जैसे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ ना, वैसे ही जो हमारा श्रीलंका है वो 1948 में आज़ाद हुआ। ठीक है, जब जो श्रीलंका है वो 1948 में आज़ाद हुआ ना, उसके बाद जो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन जो थी वो सिन्हली भाषा बोलती थी, तो ज़्यादातर नेता भी जो थे ना श्रीलंका के अंदर, वो जो थे वो सिन्हली भाषा बोलते थे। ठीक है, और उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिए जो कि सिर्फ सिन्हली भाषा के लोगों के लिए ही अच्छा था। या मैं आपको मतलब जो बुक की लैंग्वेज है उसमें बताऊं तो बहुसंख्यक परस्ती कानून लेकर आए वो। बहुसंख्यक परस्ती कानून का मतलब है ऐसे कानून लेकर आए जो सिर्फ बहुसंख्यक, बहुसंख्यक कौन थे? बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी आबादी ज़्यादा होती है। बहुसंख्यक थे हमारे सिन्हली लोग, तो सिर्फ सिन्हली लोगों के लिए ही काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। अब कौन से कानून बनाए गए वो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर जो है वो बहुसंख्यकवाद की डेफिनेशन लिखी है कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, मतलब श्रीलंका में क्या हो रहा था, बेसिकली जो सिन्हली लोग थे उन्हीं के लिए ही कानून बनाए जा रहे थे, अच्छे अच्छे कानून बनाए जा रहे थे, और जो तमिल लोग हैं उनकी नहीं सुनी जा रही थी। अब जी कौन से कानून बनाए जा रहे थे, वही है नेक्स्ट पैराग्राफ में। 1956 में कानून बनाया गया। किस टाइप का कानून बनाया गया? सबसे पहला पॉइंट यह है कि सिन्हली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये बात याद रखना कि 1956 में कानून आया था जिसमें बोल दिया गया कि श्रीलंका की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बोला मैंने, राजभाषा बोला है। एक मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है कि जो हमारे श्रीलंका की जो राजभाषा है उसको क्या बना दिया गया? सिन्हली भाषा को हमारी श्रीलंका की राजभाषा बना दिया गया। पहली बात तो ये थी। अब है ना, तमिलों ने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, अपने सिन्हली को राजभाषा बना दिया गया, बट हमारी तमिल को भी तो राजभाषा बना दो, क्या दिक्कत है, उसको भी बना दो। बट श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, जिसमें ज़्यादातर सिन्हली समुदाय के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि जी हम तमिल वमिल की कुछ नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ सिन्हाला को ही राजभाषा बना देंगे, और इसीलिए दिक्कत क्रिएट हुई। तो ऑब्वियसली बात है, अब साफ पता चल रहा है, तो बहुसंख्यक परस्ती कानून है, सिर्फ जो हमारे सिन्हली लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उन्हीं के लिए किया जा रहा था। दूसरी चीज़ क्या करी गई कि विद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में है ना, जो सिन्हली लोग थे उनको प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता दी गई कैसे? मेरे कहने का मतलब है जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं सिन्हाला भाषा बोलता हूँ और आप जो हो वो तमिल भाषा बोलते हो, हम दोनों के दोनों श्रीलंका में रहते हैं, सेम नंबर आए हैं हम दोनों के दोनों कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, जॉब में जाते हैं एडमिशन लेने, जॉब में के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं। तो मेरे को वो इसलिए रख लेते हैं क्योंकि मेरे को सिन्हली भाषा बोलनी आती है, आपको इसलिए निकाल लेते हैं कि आपको तमिल भाषा बोलनी आती है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम हुई। तो ये दूसरा कानून जो आया जिसमें प्राथमिकता दी जाने लगी सिन्हली लोगों को, इससे भी परेशानी होने लगी,
है ना, तमिल लोगों को। ऑब्वियस सी बात है, होनी भी चाहिए। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगा, यानी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगा। अब आप बोलोगे सर बौद्ध धर्म को बढ़ावा क्यों? अरे यार भूल गए क्या, ऊपर हमने पढ़ा था कि 74% जो लोग थे वो सिंहली भाषा बोलते थे, और वो किस धर्म से थे? वो बौद्ध धर्म से थे। तो इसीलिए सिर्फ बौद्ध धर्म को ही संरक्षण दिया गया। तमिलों ने बोला जी हमारा हिंदू और मुस्लिम है, आप उनको भी थोड़ा बढ़ावा दो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मिलेगा। ठीक है, अब इन सारी की सारी चीज़ों से ना जो हमारे तमिल लोग थे ना, उनको बेगानापन लगने लगा। उनको लगने लगा यार ये हमारी भी ज़मीन है, हमारे लिए भी काम होना चाहिए, हमारे लिए काम क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और दिक्कतें थोड़े बढ़ना स्टार्ट हो गई। मैं आपको बता दूं, तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में ना संबंध जो थे वो बिगड़ते हुए चले गए। अब जो सिंहली लोग हैं और जो तमिल लोग हैं उनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, सिंहली लोग बोलते थे कि जी सिर्फ हमारे लिए काम होगा, तमिल बोलते थे कि हमारे लिए भी करो, और इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी। आगे जाएंगे बट उससे पहले ये थोड़ा श्रीलंका का मैप दे रखा है हमें। ये जो सबसे ऊपर ये जो मैक्सिमम जो ये दिख रहा है ना आपको, येलो सा एरिया दिख रहा है, या लाइट स्किन कलर जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, वो जो है वहाँ पर सिंहली समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और ये जो रेड दिख रहा है आपको यहाँ पर कोने में, ठीक है, कलर देखो, कलर पे मत जाना, मेरे को कलर की थोड़ी सी ज़्यादा पहचान नहीं है। ठीक है, तो समझ जाना, बस ये जो रेड जैसा ही लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, या लाइट रेड जैसे भी आप चाहो। तो ये जो है यहाँ पर श्रीलंका तमिल लोग रहते हैं, और ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कहाँ रहते हैं, उत्तर और जो हमारा पूर्वी इलाका है ना वहाँ पर रहते हैं। तो श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी इलाके में रहते हैं हमारे श्रीलंकाई तमिल। और ये जो डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है हमको, ये यहाँ पर भारतीय वंशी तमिल रहते हैं, और ये डॉट में मुसलमान एरिया के लोग रहते हैं। ठीक है, चलो ये हमें समझ आ गया। तो हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर तमिल और कहीं ना कहीं सिंहली भाषा के लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। ओके, तमिल जो हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनाने लग गए, और उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। क्या डिमांड? सेम डिमांड जो श्रीलंका के हमारे सिन्हाला लोगों के लिए किया जाने लगा था, वही वो मांग करने लगे कि हमारे लिए भी करो। जैसे कि तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाओ, हमारे बच्चों को भी रोजगार में और शिक्षा में प्राथमिकता दो, जैसे कि आप उनको ले कर रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें बोलने लगे, और स्वायत्ता दो, जहाँ पर तमिल लोग रहते हैं ना वहाँ पर लोगों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दो, थोड़ी सी पावर दो, ताकि वो तमिल लोगों के लिए भी कुछ कर पाए। ठीक है, ये सारी की सारी मांगे रखी गई। बट जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, ठीक है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई भी मांग को नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये लिखा है, मांगों को लगातार नकारा गया। ओके, और 1980 में इतनी बुरी हालत हो गई कि श्रीलंका के जो तमिल लोग थे ना, अब उन्होंने बोल दिया बस बहुत सहन कर लिया हमने, अब है ना हमको क्या करो, आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ना तो हमें एक अलग देश दे दो। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे श्रीलंका के तमिल लोग थे वो यहीं रहते थे उत्तर और पूर्वी इलाके में। तो उन्होंने बोल दिया कि हमें उत्तर पूर्वी इलाके में अलग अलग देश दे दो। ठीक है, जिसको हम तमिल इल्म बोलेंगे, इल्म का मतलब सरकार होता है। ठीक है, जो तमिल इल्म होगा यहाँ अलग सरकार दे दो, अलग देश दे दो। ठीक है, अब जो थी दिक्कतें और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब है ना देश के जो लोग थे, जो शांति पसंद थे, उन्होंने बोला यार ये तो अब तो आप देश तोड़ने की बात कर रहे हो। ठीक है, आप अपने डिमांड उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तमिल ने बोला हमने डिमांड उठाई बट पूरी करने को रेडी नहीं है, और यही चीज़ जो थी वो दंगे में बदल गई, खून खराबा होने लग गया। ठीक है, जब कोई देश तोड़ने की बात करता है ना तो खून खराबा का होना ऑब्वियस सी बात है, लाजमी है। और कहीं ना कहीं श्रीलंका में हो गया जी गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब जानते हो आप? ये लीजिए डेफिनेशन गृह युद्ध की। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है जब वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जब एक ही देश के अंदर दो समुदाय आपस में लड़ते रहते हैं ना, जो सरकार के खिलाफ होते हैं, तो उसे ही हम गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, और एक गृह युद्ध जो था वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है हमारा सेंटिमेंट, हम कहीं ना कहीं तमिल लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं, तो हमारा सेंटिमेंट है कि हाँ जी तमिल लोगों के साथ बुरा हो रहा है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब ये गृह युद्ध हुआ ना तो इसका किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, ना सिन्हाला को फ़ायदा हुआ और ना तमिल को फ़ायदा हुआ। खून खराबा हुआ बहुत बुरी तरीके से, लोग दोनों मरे। ठीक है, और बहुत पीछे की तरफ आ गया, लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। ठीक है, जब दंगे होते हैं तो रोजी रोटी चौपट होती है, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे श्रीलंका के जो लोग थे, जो तमिल भाषी लोग थे, जो इंडियन तमिल थे ना, वो वापस आने लग गए कि जी ये हमारे तो, और ये बहुत मुश्किल होता है।
जब आप उस ज़मीन को छोड़ो जहाँ पर आप रहते हो, आप खुद सोचो कि जब वहाँ पर वो रहते थे, हमारे बहुत सारे तमिल लोग वहाँ पर रहते थे। अब ऑब्वियस सी बात है वो श्रीलंका में रहने लग गए तो फिर वो श्रीलंका के हो गए। अब जब अपना घर छोड़ के वापस इंडिया में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दुख होता है कि यार ज़मीन छोड़ दी अपनी, ठीक है। और ये खून खराबा बहुत लंबे समय तक चला और ये खून खराबा एंड में जाकर 2009 में ख़त्म हुआ। गृह युद्ध 2009 में ख़त्म हुआ, खून खराबा, बड़े भेदभाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी वहाँ पर इक्का दुक्का प्रॉब्लम चलती रहती है, अभी भी तमिलों के साथ भेदभाव होता है वहाँ पर, ठीक है। और उनकी डिमांड को नहीं सुना जा रहा। और देखो इससे है ना, मैं आपको इंडिया की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, है ना गर्व होगा कि यू आर इंडियन। देखो इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मेरी मेन भाषा हिंदी नहीं है बट मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब आपको भी हिंदी आती होगी। बेशक आपकी मेन भाषा क्या पता मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, ठीक है, उर्दू हो और साथ में बंगाली भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है आपकी, कश्मीरी हो सकती है, बट फिर भी आपको हिंदी समझ आती है, ठीक है। मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर हिंदी बोलते हैं। बट क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है? नहीं, इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसी दिक्कतें नहीं चाहते जैसे श्रीलंका में हुई, ठीक है। देखो हमारे देश के अंदर जब हम किसी दूसरी भाषा के लोग से मिलते हैं ना तो एक अच्छा लगता है। पहला सवाल तो यही होता है कि आप ये बताओ कि आपकी भाषा में हम नाम कैसे लिख सकते हैं अपना, ऐसी चीज़ें पूछते हैं। मैंने देखा है बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। बट श्रीलंका में इस चीज़ को एक आसपास मतलब मिलने की जगह उन्होंने इस चीज़ को भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया की किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारी डिमांड चलती रहती है कि बना देना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि इससे सिर्फ प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, ठीक है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए। इंडिया वैसे ही बहुत बेस्ट है, हर लैंग्वेज को सम्मान मिलता है, यहाँ पर सारे इक्वल है, ठीक है। चलो तो जैसे मैंने बोला 2009 में गृह युद्ध खत्म हुआ बट दिक्कतें जो हैं वो आज भी है वहाँ पर श्रीलंका में। चलो बेल्जियम का हमने बीच में छोड़ दिया था, मैंने बोला था कि बेल्जियम का बेल्जियम में जो डच है फ्रेंच के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। तो क्या बेल्जियम की सरकार ने या बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी? द आंसर इज़ यस। उन्होंने बहुत ऐसे काम करे जिससे जो फ्रेंच है और जो डच लोग हैं वो आपस में मिलजुल के साथ में रह सके। और जैसे श्रीलंका में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी ना कि देश तोड़ने की बात हो गई थी, अखंडता पे उंगली उठ गई थी श्रीलंका के, वैसा बेल्जियम में ना हो, इसलिए बेल्जियम की सरकार ने बहुत ट्राई किया। मैं आपको बता दूं बेल्जियम के नेताओं ने ना बिल्कुल ऐसा रास्ता अपनाया जो श्रीलंका के नेताओं से बिल्कुल अलग था। और उन्होंने ना 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए ताकि जितने भी लोग रह रहे हैं ना हमारे बेल्जियम के अंदर वो शांति से रह सके। एक मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आएगा कि 1970 से लेकर 1993 तक कितने बार संशोधन हुए संविधान में, बेल्जियम के संविधान में? तो 4 बार संशोधन हुए ताकि किसी भी आदमी को बेगानापन महसूस ना हो और सारे मिलजुल कर रह सके। ओके, बहुत सारे कदम उठाए, जो मैं आपको बता दूं बेल्जियम की जो सरकार है उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए और उन कदम को ही कहा जाता है बेल्जियम के मॉडल या बेल्जियम मॉडल कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या बातें लिखी गई है बेल्जियम के मॉडल में, क्या क्या बातें थी? 1, 2, 3 और चौथा ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं। अभी 4 पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, ठीक है। जो बेल्जियम के हमारे डच लोग थे वो इसी बात पर गुस्सा होते रहते थे कि जो हमारी ब्रुसेल्स के अंदर सरकार है ना वहाँ पर जो हमारे डच लोगों की संख्या कम है, 20% है, और फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये ना फ्रेंच लोगों के फेवर में कानून बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनके मंत्री भी चुने जाएंगे, ज़्यादा ही चुने जाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी गई और ये बोल दिया गया कि जो केंद्र में सरकार है ना उसमें जो हमारे डच हैं और जो फ्रेंच है उनकी जो पॉपुलेशन है वो इक्वल रहेगी। अगर 10 मंत्री फ्रेंच के हैं तो 10 मंत्री ही डच के होंगे, ठीक है। ये बात कर दी गई तो डच खुश हो गए कि हाँ जी, और फ्रेंच भी खुश हो गए। पहले फ्रेंच को लग रहा था कि जी हमें है ना कम कर देंगे, मतलब हमारे जैसे अगर 10 जो होंगे वो डच से होंगे तो 8 होंगे फ्रेंच के, बट उन्होंने देखा कि इक्वल है तो इक्वल में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया गया, और यही बात लिखी हुई है कि इस प्रकार किसी भी समुदाय के लोग को एक तरफा फैसला नहीं ले सकते थे। मैं आपको ये बता दूं, और ये भी बात लिखी गई कि कोई भी समुदाय है ना कोई मेन फैसला है ना अकेला नहीं ले सकता। जो फ्रेंच है उनको डच, अगर कोई फ्रेंच मिनिस्टर कोई फैसला ले रहा है तो उसे डच मिनिस्टर से भी पूछ के लेना पड़ेगा। एक तरफा कोई भी जो कम्युनिटी है वो फैसला नहीं ले सकती। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया? सेकेंड पॉइंट ये बोला गया कि फ्रेंच जो हमारी केंद्र सरकार है उनकी जो अनेक शक्तियाँ वो देश के 2 इलाके जो क्षेत्र थे
कौन कौन से क्षेत्र, फ्लेमिश और वलोनिया, उनकी सरकारों में बांट दी जाएगी। ठीक है, मतलब अब सारे के सारे फैसले केंद्र सरकार ही नहीं लेगी, राज्य सरकार भी फैसले ले सकती है और वो अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था कि वलोनिया जो रीजन है, मतलब जो हमारा फ्लेमिश रीजन है, वहाँ पर डच लोग ज़्यादा रहते थे, है ना। बट डच लोगों के लिए काम नहीं होता था क्योंकि फ्लेमिश सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं था, जो राज्य की सरकार थी उसका कोई कंट्रोल नहीं था। फिर ये बोल दिया गया कि जो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को पावर दे दी गई और केंद्र सरकार की बहुत सारी पावर लेकर राज्य सरकार को दे दी गई, तो राज्य सरकार अब अपने राज्य के लिए काम कर सकती थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करी गई, पहला इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा केंद्र सरकार से पावर लेके राज्य सरकार को दे दी गई। तीसरा पॉइंट क्या किया गया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। तो यही मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रुसेल्स के अंदर जो सरकार थी ना, उसमें जो हमारे डच और फ्रेंच है उनकी संख्या जो थी वो इक्वल रखी गई और दोनों ही रेडी हो गए, फ्रेंच भी रेडी हो गए और डच भी रेडी हो गए। ठीक है, जब फ्रेंच ने बोला कि अब है ना हम ब्रुसेल्स के अंदर जो सरकार है उसमें 50-50 रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए एग्री हैं, मतलब पहले जो था वो 80 था, 80 फ्रेंच होते थे और 20 डच होते थे, है ना। बट अब जो है फ्रेंच ने जब बोला कि इक्वल करने के लिए हम रेडी है, तो डच ने बोला कि हम भी अब आपके साथ हैं, जैसे आपने एक कदम आगे बढ़ा के 50-50% वाला करा है, तो हम भी, जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्रेंच ज़्यादा है, जो डच ज़्यादा है, फ्रेंच कम है, वहाँ पर भी हम इक्वल करने के लिए रेडी हैं। तो मतलब दोनों ने शांति से, भाईचारे से अपनी बात को मनवाया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, और ये देखो, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो ये एक तरह से स्ट्रीट साइन है ना, डायरेक्शन का साइन है, और ऊपर जो है फ्रेंच में लिखा हुआ है, नीचे डच में लिखा हुआ है ना। तो मतलब सारी चीज़ें करी गई। ओके, और चौथी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी गई, वो ये करी गई कि एक तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई जिसे कहा जाने लगा सामुदायिक सरकार। ठीक है, सामुदायिक सरकार क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि फ्रेंच की ज़्यादातर डोमिनेंस रहता था, तो जो डच लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते थे, जो उनकी बुक्स होती थी, ठीक है, जो शिक्षाएं होती थी, जो स्कूल होते थे, उन पे भी है ना फ्रेंच का कंट्रोल था और वो अपनी मर्जी से उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे। बट अब क्या था कि एक बेल्जियम के मॉडल के तहत एक तीसरे टाइप की सरकार बना दी गई जिसको बोला जाने लगा सामुदायिक सरकार। और मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक सरकार को सिर्फ एक समुदाय के लोग ही चुनते थे, जैसे कि फ्रेंच सामुदायिक सरकार को फ्रेंच के जो आम नागरिक थे वही चुनते थे। डच सामुदायिक सरकार को डच लोग चुनते थे, पूरे बेल्जियम में जहाँ भी रहते थे डच, वो डच सामुदायिक सरकार को चुनते थे। ओके, और जर्मन सामुदायिक सरकार को जर्मन लोग ही चुनते थे। और ये काम क्या करते थे, इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे, इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार था। मतलब जैसे डच सामुदायिक सरकार हो गई तो वो डच संस्कृति से, शिक्षा से, भाषा से रिलेटेड जो भी मसले होते थे उन पर फैसले सुनाती थी। ठीक है, चलो, ये मॉडल आपको पेचीदा लग सकता है, ये चार बातें आपको लग सकती है सर ये तो बहुत टफ भी है और बहुत अजीब सी भी है। ठीक है, इसको करने में तो बहुत दिक्कतें आई होंगी, आई हैं दिक्कतें, बहुत टफ भी था ये करना। बट मैं आपको बता दूं, ये मॉडल जो था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और इतना सक्सेसफुल रहा कि आज है ना बेल्जियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब खून खराबे का तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पर। और इतनी शांति है वहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, इतनी शांति है वहाँ पर कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन, या हिंदी में बोले तो यूरोपीय संघ का जो हेड क्वार्टर है ना, या मुख्यालय है, वो तक ब्रुसेल्स में। ये उसी की पिक्चर है, ये एक बेल्जियम का पार्लियामेंट है, ये देखो, सॉरी, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, यूरोपीय संसद लिखा भी यहाँ पर। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी पूरे बहुत बड़ा है यूरोप, और यूरोप का जो हेड क्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है, संसद है, वो बेसिकली ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे। कुछ छोड़ा तो नहीं हमने पिक्चर विक्चर? नहीं जी, कोई पिक्चर नहीं छोड़ी, सारी ये चीज़ें कंप्लीट। ये तो नॉर्मल बातचीत लिखी हुई है, गृह युद्ध हो गया, ये पिक्चर साइन बोर्ड मैंने समझा दिया, ये पिक्चर हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें। और इसमें लिखा है कि श्रीलंका ने बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया, बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया बेल्जियम से, और बहुसंख्यक परस्ती कानून लाते गए, सिर्फ सिन्हाला लोगों की सुनते गए, और इस चक्कर में देश की जो एकता है उस पर भी संकट आ पड़ा। ठीक है, बोलना स्टार्ट कर दिया था ना तमिलों ने कि जी हमको अब अलग देश दे दो, या अलग सरकार दे दो। तो ये सारी की सारी बातें, अब ये थोड़ा सा आगे हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, बट उससे पहले पिक्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली है ना जर्मन गवर्नमेंट, यहाँ पर लिखा है, जर्मन के देश की बात हो रही है। आप देखोगे ये कार है और इसमें एक अजीब बात है, 2 स्टीयरिंग व्हील है। ये क्यों बता रखा है, ये क्यों बना रखा है 2 स्टीयरिंग व्हील, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जो हमारा जर्मनी है ना, जर्मनी के अंदर 2 मेन पार्टी, एक तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ये लिखा हुआ है, दूसरा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये दोनों की दोनों पार्टियां ना एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। ठीक
ठीक है, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन। इनकी पॉलिसी है ना बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। एक अगर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। ठीक है, मतलब एक की पॉलिसी अगर कुछ ये मतलब बिल्कुल एक से बिल्कुल हटकर है। ठीक है, समझ लो एक तरह से इंडिया में जैसे होता है ना बीजेपी और कांग्रेस, तो ऐसी पॉलिसी है इनकी, बिल्कुल एक दूसरे से मेल ही नहीं खाती इनकी पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल ही अलग पॉलिसी थी इनकी, बिल्कुल ही एक तरह से अलग डायरेक्शन में जाने वाली पॉलिसी थी इनकी। ठीक है, ये सारी की सारी पॉलिसी अलग अलग जाती थी। बट क्योंकि अब क्या हुआ, 2005 में चुनाव हुए और दोनों में से किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। ठीक है, मतलब एक है ना मेजॉरिटी लेनी पड़ती है, यानी आपको 50% से ज़्यादा सीटें लानी पड़ती है। बट दोनों ने देखा कि दोनों में से किसी के पास भी 50% सीटें नहीं है, तो दोनों ने क्या किया, गठबंधन करके सरकार चलाना शुरू कर दिया। तो इसलिए देखो 2 स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, और दोनों अपनी अपनी तरफ से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की आइडियोलॉजी मैंने आपको बताया बिल्कुल अलग अलग थी, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, साथ मिलकर सरकार वगैरह चलाई। तो यही बात लिखी है, 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतियाँ और मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते थे, फिर भी वहाँ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है जी, चलो ये बात हमें समझ आ गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। वैसे तो इसके लिए मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कि आप नोट्स के अंदर जो लिखा हुआ बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है वही थोड़ा सा प्रेफर करो। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये बेल्जियम मॉडल दे रखा है आपको, बेल्जियम के मॉडल के पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैंने पूरा ही करवा रखा है, इसमें कोई भी चीज़ छुड़वाई नहीं है। ठीक है, देखो सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके जी, बट चलो मैं यहीं से पढ़ देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम बुक से भी रीड कर लेंगे, बट पहले इससे पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्चुअल में मैंने बुक की लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, देखो अगर श्रीलंका की सरकार भी सत्ता का बंटवारा कर देती तो क्या वहाँ पर उतना खून खराबा होता जितना आज हो रहा है? नहीं होता, है ना। तो सत्ता का बंटवारा बेल्जियम में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सत्ता का बंटवारा कर दिया। तो पहला पॉइंट ये लिखा कि सत्ता का बंटवारा जो है वो ठीक है क्योंकि इससे दो समुदाय के बीच में, विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव की आशंका कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि सामाजिक टकराव के आगे बढ़कर एक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। इससे सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था की स्थायित्व, ठीक है, के लिए अच्छा है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो श्रीलंका की जो सरकार थी, है ना, उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, इसके लिए जो हमारे तमिल लोग थे उनका भरोसा उठ गया श्रीलंका की सरकार से, है ना, भरोसा उठ गया और वो कहीं ना कहीं श्रीलंका की सरकार की बात अनसुना करने लग गए, है ना। तो इससे क्या हुआ, उनका भरोसा उठ गया, है ना। तो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और वैसा ही सेम चीज़ आप अगर बेल्जियम के केस में देखो तो बेल्जियम के केस में जो डच लोग थे पहले उनका भरोसा हटा हुआ था सरकार से, बट जैसे ही उन्होंने जो हमारे बेल्जियम की सरकार है उन्होंने बेल्जियम मॉडल लेकर आई तो जो हमारे लोग थे डच लोग, उनका भरोसा बढ़ा। क्योंकि एक तरह से जब आप पावर को शेयर कर देते हो ना, सत्ता का बंटवारा कर देते हो, तो क्या होता है, इससे लोगों का भरोसा सरकार पे बना रहता है। तो ये चीज़ थी। तीसरा पॉइंट है जी कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर तो लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसका मतलब है कि देखो श्रीलंका में जब बहुपरस्ती कानून आया था तो सिन्हाला लोग तो बड़े खुश थे, ओहो जी मेरे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, ये हो रहा है, सिन्हाला देखो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा है, ये सारे खुश थे। बट जब धीरे धीरे, मतलब शॉर्ट टर्म में खुश थे, बट एंड में जब देखा ना, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती गई तमिलों और सिन्हाला लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये और बाद में चल के फिर उन्होंने देश को तोड़ने की बात कर दी थी, है ना। तो ये एक दिक्कत आ गई। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये याद रखना, ये एक मार्क्स में फिलिंग द ब्लैंक ज़रूर आ सकता है कि आपको कि सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी होनी ही चाहिए, क्योंकि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि एक वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। एक वैध सरकार, एक अच्छी सरकार उसी को माना जाता है जिसमें हर टाइप के लोग हो और वो अपनी अपनी बात रखे। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि देश में एक वैध सरकार बनी रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट है और मैं आपको सही बताऊं तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है जी,
ये देखो, सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न समूहों या सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की आकांक्षा कम हो जाती है। सत्ता का हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व के लिए अच्छा है, ये भी बोल दिया मैंने। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभदायक लग सकता है, बट ये बाद में चलकर देश की अखंडता के लिए अच्छा नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं बहुसंख्यक को भी दिक्कतें होती हैं। जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी, गृह युद्ध हुआ था, तो सिन्हाला लोग भी तो मरे थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, तो यानी ये समझ आ गया, ठीक है। बिल्कुल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या तो हम नोट्स की वीडियो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और एमसीक्यू करना मत भूलना, अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू की वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये खलील यानी एक पर्सन है, ये वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बोला मैं करवाऊंगा सब, तो सभी करवाऊंगा। बात ये है कि कहानी है ना लेबनान की है, ठीक है। बेरूत एक जगह है, तो बात क्या है कि हमारे लेबनान के अंदर बोले तो गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ पर जो थे वो मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, ठीक है। तो बाद में क्या किया, वहाँ की सरकार ने ये नियम बना दिया कि राष्ट्रपति जो होगा वो कैथोलिक ही होगा, क्रिश्चियन ही होगा, और जो हमारा प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान ही होगा, उप प्रधानमंत्री होगा वो ईसाई होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी गई। अब इससे शांति तो हो गई देश में, बट जो हमारा खलील है वो बोलने लगा यार ये क्यों किया, ये तो गलत बात है ना। प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो सुन्नी मुसलमान के लिए तय की गई, और राष्ट्रपति की कैथोलिक मुस्लिम के लिए, कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए क्यों तय की गई, जबकि वोट करवाने चाहिए, जिसको ज़्यादा वोट मिले चाहे वो किसी भी धर्म से हो उसको चुना जाना चाहिए, ऐसा कहना था हमारे खलील का। तो ये बस एक ऐसा ही पैराग्राफ है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं कहूँ लास्ट टॉपिक पे, पर उससे पहले मैं बता दूं यार कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं ना, अगर आपको नोट चाहिए हो तो कुछ नहीं करना, आपको मेन पॉइंट स्टडी लिखना है गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिखकर एंटर मारोगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट से आप नोट्स डाउनलोड करो, एमसीक्यू वगैरह करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एमसीक्यू की पीडीएफ भी दे रखी है, बट ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एमसीक्यू देखने से पहले, मतलब एमसीक्यू को डाउनलोड करने से पहले आप उसकी वीडियो देख लेना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। चलो, और सब कुछ फ्री है वहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, एक पैनी भी। मेन पॉइंट स्टडी बनाने का मोटिव ये था ताकि हर बच्चे को फ्री में वो सब मिल सके जो वो चाहता है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को पैसे ही कमाने होते तो बहुत सारी ऐप के मेल आते हैं मेरे पास, ठीक है, मैं उनके प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ा सकता हूँ, अच्छा खासा अमाउंट देने के लिए रेडी हैं, बट पैसे की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस कि एक कमर्शलाइजेशन जो हो रहा है ना स्टडी का, उससे मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है कि यार पैसे क्यों ले रहे हैं लोग, तो इससे मेरे को बहुत दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए मैंने ये वेबसाइट वगैरह बनाई है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी सब कुछ फ्री में मिल सके, ठीक है। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जो सपोर्ट कर सकता है, तो वहाँ पर मैंने पेटीएम वगैरह के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आप वैसे सपोर्ट कर सकते हो। और अगर वैसे सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वहाँ पर ऐड वगैरह चल रही होगी ना, तो उस पर क्लिक कर दोगे ना, तो वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा, आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा और आपने इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर दिया। तो ऐसे करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, कोई जीपी लिंक वगैरह नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट खोलना, नोट्स डाउनलोड करना, प्रिंट करो, जो करना है करो, रिवाइज करो, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि जी हमें ये तो पता चल गया कि सत्ता की साझेदारी इंपॉर्टेंट है, पावर को बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि सत्ता की साझेदारी के क्या रूप है, यानी हम पावर को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो यही बात लिखी हुई है कि लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में ही रहनी चाहिए। आपको पता है कि पहले क्या होता था, राजा रानी वाला सिस्टम चलता था, सारी की सारी पावर जो थी वो राजा के पास होती थी। बट धीरे धीरे ये चीज़ जो थी वो चेंज होने लग गई और लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब जो है वो लोकतंत्र बनाओ और लोगों से वोट लो और जिसको ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार बनाओ, ठीक है। ये सिस्टम आने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये लोग बोलने लगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता की साझेदारी करो, पावर को बांटना शुरू करो, ठीक है। अब हम पावर को कैसे कैसे बांट सकते हैं, सत्ता की साझेदारी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। बट पहले तो ये पिक्चर समझा दूँ, ठीक है। बेसिकली है ना, ये पिक्चर 2005 की है। ये यहाँ देखो, ये लिखा पुतिन और ये लिखा बुश, दिख रहा है आपको, पुतिन और बुश। तो ये है जी हमारे पुतिन। 2005 में क्या था कि जो पुतिन जो है, मैं आपको बता दूं, हमारे रशिया के लीडर हैं। और जो जॉर्ज बुश है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये पूरा नाम नहीं लिखा इसमें, बट इनका नाम जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। ये जो है वो यूएस के लीडर हैं, ठीक है। तो 2005 में जो हमारे ये थे ना रशिया के, जो पुतिन थे, प्रेसिडेंट हैं रशिया के, तो इन्होंने क्या किया, 2005 में एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें उन्होंने ज़्यादातर पावर जो थी वो किस पर, अपने को, यानी राष्ट्रपति की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था।
और उसी टाइम जो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो रशिया में पुतिन से, पूरा नाम इनका व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे। ठीक है, तो ये बातें उठ रही थी कि जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है ना, उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ये बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथों में है और हम इसको खींच कर रखना पड़ेगा। यानी ये जो देखो लिखा है ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यानी इन्होंने ये बोला कि हमें लोकतंत्र को खींच के रखना पड़ेगा ताकि लोकतंत्र में ज़्यादातर लोग अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, और उनको अधिकार कम से कम मिले ताकि वो हमारे अंडर ही रहे, कोई भी अपनी मनमानी चीज़ें ना करे। ठीक है, तो ये बोला जाने लगा, मतलब बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ज़रूर जो हमारे पुतिन हैं उन्होंने यही बोला होगा जॉर्ज बुश को कि आप भी अपने देश के अंदर जो अधिकार दे रखे हैं ना लोगों को, वो थोड़े के थोड़े कम करो। ठीक है, यही बात लिखी हुई है इस पिक्चर में। एक और बात लिखी हुई है कि ऐसा और कहीं हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा एक बार वो अपने बांग्लादेश में भी हुआ था। बांग्लादेश में एक शेख मुजीब रहमान थे। आपने शेख हसीना का नाम सुना है? आज जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की वो शेख हसीना है। उनके पिताजी थे शेख मुजीब रहमान। उन्होंने तो थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग दिखाया। उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था, ये भी बता दूं मैं आपको। बट उन्होंने क्या किया, एक अवामी लीग एक पार्टी हुआ करती थी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो वो उन्हीं की पार्टी थी। उन्होंने पता क्या किया, सारी की सारी जितनी भी पार्टी थी उनको इलीगल घोषित कर दिया गया और उन्होंने बोला कि सिर्फ यही पार्टी रहेगी। ठीक है, सिर्फ अवामी लीग की पार्टी रहेगी। तो उन्होंने भी क्या किया, एक तरह से लोकतंत्र पे एक वो लगा दिया ना, बागडोर संभालने की, और उसको एक तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश करी, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं रहेगी तो वो तो हमेशा वही जीतते रहेंगे इलेक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। शासन, अब देखो हम पावर को कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो पहला तरीका जो है वो हमने ऊपर भी देखा था, बिल्कुल सबसे ऊपर वाला टॉपिक हमने ओवरव्यू में पढ़ा था कि शासन में विभिन्न विभिन्न अंगों में पावर को बांट देना, ये भी सत्ता का बंटवारा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पता ही है आपको, भारत में 3 अंग है लोकतंत्र, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मैं आपको बता चुका हूँ विधायिका में क्या होता है, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा विधायिका में आते हैं, इसमें कानून बनाया जाता है। कार्यपालिका में कार्य को मतलब जो हमारे लॉज होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, आईपीएस वगैरह आते हैं इसके अंदर, आईपीएस आईएएस वगैरह। और जो तीसरे होते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका में कोर्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में पावर का बंटवारा हो रखा है, कोई किसी से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई किसी से कम पावरफुल नहीं है। और इसमें आपको बता दूं कि इसको ना सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। चलो मैं इसको नोट से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है जी सत्ता का क्षैतिज वितरण, भारत में होता है ये। ठीक है, और इसमें पावर जो है वो इक्वली डिवाइड होती है बिटवीन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब मैं पूछूं इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, द आंसर इज कोई भी नहीं, तीनों इक्वली पावरफुल हैं। ठीक है, अगर विधायिका कोई गलत काम करती है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका उसे रोकती है, न्यायपालिका कुछ गलत काम करती है तो कार्यपालिका विधायिका रोकती है, कार्यपालिका गलत काम करती है तो विधायिका न्यायपालिका, मतलब तीनों इक्वली पावरफुल हैं। ठीक है, और इसीलिए इस सिस्टम को यानी सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर एक नियंत्रण रखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं कि कोई अपनी मनमानी ना करे। ठीक है, कि विधायिका जो कानून बना रहे हैं, अगर कोई गलत कानून बनता है ना तो आप देखते हो कोर्ट बोलता है कि नहीं जी ये तो गलत कानून बना है, तो ये एक दूसरे पर चेक रखते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि पहला जो सत्ता की साझेदारी का स्वरूप ये है कि सत्ता को क्षैतिज वितरण में बांट देना, जैसे कि भारत में होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में भी क्या है सत्ता का, इसको मैं आपको बता दूं कि इसको है ना आप वो भी कहते हो। ठीक है, इसको एक वो भी संघीय सरकार भी कहते हो। इसमें क्या होता है, सरकार अलग अलग स्तरों पर बटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है भारत में सबसे जो मेन सरकार होती है वो होती है केंद्रीय सरकार, फिर उसके बाद आती है जी राज्य सरकार। ठीक है, उसके बाद आती है जी क्षेत्रीय सरकार। ओके, जैसे कि जिस टाइम में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बट दिल्ली में रहता हूँ, तो देखो केंद्र के अंदर तो आपको पता है जो पूरे देश की सरकार होती है इस टाइम बीजेपी की है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर मैं अपने राज्य की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इस टाइम है आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे राज्य के अंदर। और क्षेत्रीय सरकार भी जो है, मतलब मेरे एमसीडी वगैरह के जो हैं वो भी हमारे आम आदमी पार्टी के हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे अपन को ये समझ आया कि तीनों जो हैं तीनों स्तर पर सरकार को बांटा गया है, तो इसको भी हम कहते हैं सत्ता का बंटवारा हो रखा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर भी पावर बांट के हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पावरफुल सरकार होती है वो केंद्र सरकार होती है, उसके बाद जो होती है वो राज्य सरकार पावरफुल होती है, और सबसे कम पावरफुल जो होती है वो क्षेत्रीय सरकार होती है। ठीक है, तो ऐसे भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं, अलग अलग स्तरों पर भी पावर को बांट के सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जी सामुदायिक सरकार, इसमें से रीड कर लेता हूँ मैं।
सामुदायिक सरकार का क्या मतलब है कि अलग अलग समुदायों में पावर को बांट देना ही सामुदायिक सरकार या सामुदायिक सरकार में पावर को बांटना कहते हैं। जैसे कि आपको पता है बेल्जियम में भी सामुदायिक सरकार थी ना, डच सामुदायिक सरकार अलग थी, फ्रेंच सामुदायिक सरकार अलग थी, जर्मन सामुदायिक सरकार अलग थी। तो वैसे ही भारत के अंदर तो देखो भारत के अंदर भी अलग अलग समुदाय में पावर है। जैसे कि आपको पता है कि अलग ऐसे आगे वाले चैप्टर में दे रखा है इसके बारे में, संघवाद के बारे में, बट मैं आपको बता दूं एससी और एसटी के लिए जो होती है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है ना, बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं भारत के अंदर जहाँ पर कोई इलेक्शन में खड़ा होने वाला एससी या एसटी ही हो सकता है। तो ये भी एक सामुदायिक सरकार का ही उदाहरण है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। मतलब जैसे बेल्जियम के अंदर थी ना कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग सरकार थी, ये सरकार जो होती है वो भाषा के बेस पे भी हो सकती है, धर्म के बेस पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लिखा है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषा और धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकता है। उदाहरण जैसे बेल्जियम में हुआ, भाषा के आधार पर हुआ ना। अगर श्रीलंका की सरकार चाहती तो वो अपने देश में भी सत्ता का बंटवारा कर सकती थी सामुदायिक सरकार बना के, यानी तमिलों के लिए अलग सामुदायिक सरकार बना के और सिन्हाला के लिए अलग सामुदायिक सरकार बना के। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, सत्ता का बंटवारा नहीं किया। बट वो सामुदायिक सरकार का बंटवारा कर सकती थी, बट ऐसा नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हैं वहाँ पर। ठीक है, चलो जी, हमें समझ आ गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से, चलो पहले नोट्स में से इसी में से पढ़ लेते हैं, पीडीएफ में से। सत्ता के बंटवारे का रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके के लक्ष्य से भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे देश के अंदर है ना सत्ता का बंटवारा अलग अलग दबाव समूह, आंदोलन करने वाले लोगों और या जो हमारे नॉर्मल लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं उनमें, और जो हमारे अपोजिशन की पार्टियां होती हैं ना, विपक्षी पार्टियां होती हैं, उनके अंदर भी बटी हुई है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। भारत के अंदर क्या आप आंदोलन कर सकते हो? बिल्कुल आप आंदोलन कर सकते हो। आप तब तक आंदोलन कर सकते हो, सरकार आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हो। ठीक है, तो शांति प्रिय ढंग से आपको आंदोलन करने की पूरी आप कह सकते हो फ्रीडम है। बट वो थोड़ा एक हिंसक ना हो जाए, बस इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। ये हिंसक किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, बट अगर वो शांति है उस आंदोलन में तो वो जो आंदोलन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे भारत में जो हमारे क्या कह सकते हैं लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके अंदर भी पावर है, उनमें भी सत्ता का बंटवारा कर रखा है। वो भी चाहे तो सरकार को अपनी डिमांड बता सकते हैं आंदोलन वगैरह करके। ठीक है, और दबाव समूह से भी, प्रेशर ग्रुप से भी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे डैम बना था, ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम बना था, तो मैं आपको बता दूं एक नर्मदा आंदोलन चला था कि नर्मदा रिवर पे डैम मत बनाओ। बहुत सारे लोग थे जो डैम को फेवर नहीं करते थे, अपोज करते थे। वो बोलते थे डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमारी ज़मीन जो है इससे खतरे में आ रही है, हमें बहुत सारे लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो आप ऐसी डिमांड रख सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि अपोजिशन ग्रुप, दबाव समूह और आंदोलन करने वाले लोगों में भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। आप नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि वो सीधा गोली से उड़ा देंगे आपको। बट भारत में कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आज़ादी है, आपको राइट है इस चीज़ का, तो अधिकार है, और सत्ता का बंटवारा हो रखा है। ठीक है, चलो और कुछ रहता है? नहीं जी, और कुछ नहीं रहता। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कोई पिक्चर तो नहीं छोड़ दी मैंने। नहीं जी, ये वाली पिक्चर भी आपको क्लियर करवा दी मैंने, पुतिन वाली। नाम याद रखना, जॉर्ज बुश और पुतिन, व्लादिमीर पुतिन नाम है। ठीक है, ये खलील वाली भी कहानी सुना दी आपको मैंने, ये गवर्नमेंट जो थी ये भी सुना दी, पिक्चर ये बेल्जियम की भी सुना दी आपको, ब्रुसेल्स वाली। ठीक है, और हाँ, और ये जो ये था ना ये भी बता दिया, और पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। ओके जी, तो मैं जैसे बता चुका हूँ, नोट्स के लिए वेबसाइट पर जा सकते हो। और मैं एक और बात बता दूँ यार, हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टेक हो गया जो कि अर्निंग से रिलेटेड है कि एक स्टूडेंट कैसे पढ़ाई के साथ अर्न कर सकता है। उस चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हो। मैंने एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बनाते हो और बना सकते हो, अपने नोट्स से कैसे अर्न कर सकते हो। जो नोट्स आप बनाते हो ना उससे कैसे अर्न कर सकते हो, मैंने भी अपने नोट्स से अर्न किया है, तो वो कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में बताया। ठीक है, तो सारी की सारी जो भी वीडियो है, देखो चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे तो आप अगर फैमिली का पार्ट बन रहे हो, मेन पॉइंट स्टडी का पार्ट बन रहे हो, तो सारे ही चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बट मेन जो चैनल बनाया ना वो अभी तक मोनेटाइज नहीं है। बहुत सब्सक्राइबर है उस पर, बट मोनेटाइज नहीं है वो। मैंने अभी तक मोनेटाइज नहीं करा उसे। पता है क्यों नहीं करा? ताकि बच्चे जो हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ।
ठीक है। तो कोई ऐड वगैरह नहीं चलेगी। और यूट्यूब, अब मैं आपको बता दूं, हर चैनल पे खुद ही ऐड चला देता है, तो ये मत समझना कि उस पर ऐड चल रही है तो मैं नहीं लगाई है। मैं उस पर ऐड नहीं लगा सकता भी, क्योंकि मैंने चैनल मोनेटाइज ही नहीं करा। यूट्यूब खुद से लगाता है और उसकी अर्निंग वगैरह नहीं आती मेरे पास। मेरा मोटिव ही था कि ये चैनल, वो मेन पॉइंट टेक वाला चैनल बनाने का, ताकि हर एक स्टूडेंट अर्न कर पाए, एटलीस्ट ट्राई कर पाए, कुछ नया सीख पाए। ठीक है, तो मेन पॉइंट टेक को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, उसकी वीडियो देख कर ज़्यादा फ़ायदा उठाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो ना करो तो आपकी मर्ज़ी है। साथ में एक हमारा गेमिंग चैनल भी है, मेन पॉइंट गेमिंग करके, तो गेमिंग में इंटरेस्ट हो आ जाना, वहाँ पर देखेंगे कितने बड़े तोपची हो आप, है ना। और साथ ही में एक यूनिक वर्ल्ड वाला चैनल है, जहाँ पर अलग अलग फैक्ट्स वगैरह बनाते रहता हूँ मैं। एक बनाई है वीडियो मेरी, आप देख कर बताना। मैं ये भी ट्राई करूँगा कि वहाँ पर ये भी बता सकूँगा क्या फैक्ट की वीडियो कैसे बना सकते हो, तो आप देख के बताना कि वो वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। और साथ ही में हमारा मेन चैनल जो है वो व्लॉगिंग का चैनल है, मतलब मैं अलग अलग जगह जाकर व्लॉग बनाता हूँ। मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, ऑल दो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि मैं, कि मतलब अगर देखना हो आपको, मेरे दोस्तों के बारे में जानना हो, अलग अलग चीज़ें दिल्ली के अंदर क्या क्या चीज़ है, और मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर भी जाऊँ तो वो भी आपके लिए व्लॉग बनाऊँ, तो वो जो है वो आप मेरे को नीचे सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी चैनल हैं सबको सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बाकी जितनी भी वीडियो है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई एडवाइस देनी हो बाकी स्टूडेंट को, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प होते रहे। आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ जी मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मेरे को फ़ायदा होता है, बाकी स्टूडेंट को भी हो सकता है, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।